हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टीसीएस 2018 से 2023 में पूछे गए पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीपीओ, फेज 12, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है? अनटचेबिलिटी, स्लेवरी, टाइटल्स या सती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आर्टिकल 18 संबंधित है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल से। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है आर्टिकल 17। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश को सम्मिलित करके किया गया था। तो किस अनुच्छेद को जो है सम्मिलित करके किया गया था? तो आप कहेंगे 338 बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8वां किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज? तो आप क्या कहेंगे? यूनियन टेरिटरीज आप कहेंगे। तो भारत के संविधान का जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है, पार्ट 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor of the assembly. The Constituent Assembly appointed a drafting committee on 29th August 1947. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. तो आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये सभी स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में डाल लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे B.N. रॉ। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंटेड किया? 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 347। नेक्स्ट है संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है? अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 368। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1951 में। ओके, पहला अमेंडमेंट कब हुआ? पहला संशोधन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 25 से 28 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 148 होगा। ये किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है जीएसटी से? तो आप क्या कहेंगे? 101। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 63। ओके, आर्टिकल 63 रिलेटेड है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A, ओके, 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। किस चीज का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21A, तो आप कहेंगे एजुकेशन का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। तो आप जानते हैं ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट? यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है क्या? अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या चीज कॉन्स्टिट्यूटेड है? तो आप कहेंगे फाइनेंस कमीशन। 280 किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहेगा। वह उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ गए? नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या कहेंगे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये ऐड हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? Which part of the Constitution of India contains the provision of union executives? तो आप क्या कहेंगे? पार्ट 5 कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ओके, पार्ट 1 रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट भारत की संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 9 दिसंबर 1946 में स्थापित हुई थी ये। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और राष्ट्रपति जो है, अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। यहां देखिए तीनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम दलित राष्ट्रपति जो है वो के.आर. नारायण थे और प्रथम सिख राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ओके, तो अगर आपने प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? भाग 10 जो है वो रिलेटेड है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से। भाग 9A हो गया आपका सहकारी समितियां से और भाग 9B रिलेटेड है आपका नगर पालिकाएं से। तो क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है। यहां देखिए सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि पार्ट 10 जो है वो उसमें सब्जेक्ट है आपका शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, लेकिन अगर हम बात करें पार्ट 9A की तो वो रिलेटेड है आपका, उसमें सब्जेक्ट है म्युनिसिपालिटीज। ओके, और पार्ट 9B जो है वो आपका रिलेटेड है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। समझ गए? तो आप जानते हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी पार्ट्स को आपको अच्छे से देख लेना है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको टोटल 5 सालों के लिए चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब तो 5 साल के लिए होते हैं। अभी इलेक्शन भी आने वाला है 2024 का, अप्रैल मई में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द डैश। किसमें होता है? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? तो प्रेसिडेंट में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, पार्ट 4 इसमें सब्जेक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द यूनियन। क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो यहां देखिए पार्ट 4 में जो आपको है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ए हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 हो गया यूनियन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ कौन सा सही नहीं है पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप क्या कहेंगे? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ पद नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की। बाकी तीन जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इन इंडिया हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ओके, तो कौन जो है अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट को? तो आप क्या कहेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो राज्य के राज्यपाल जो है वो नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ओके, कौन जो है वो शपथ दिलाता है भारत के उपराष्ट्रपति को? तो आप कहेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977। आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 243 ए रिलेटेड है आपका ग्राम सभा से, आर्टिकल 243 बी रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से, और 300 ए रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी से। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अनुच्छेद 243 ए जो है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। पंचायतों का गठन से रिलेटेड है 243 बी, और संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 300 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 ओके राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आप जानते हैं तीन टाइप की इमरजेंसी हैं और यहाँ पर तीनों आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये आप जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को डैश की सुरक्षा जमा करना आवश्यक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ डैश। तो कितने रुपया का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है? ओके, तो आप क्या कहेंगे? 15,000 रुपए की। ओके, तो जो भी उपराष्ट्रपति के लिए जो लड़ने वाले हैं चुनाव, उनके उम्मीदवार को 15,000 रुपए की सुरक्षा जमा कराना आवश्यक है। नेक्स्ट है, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव
निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितने दिन के भीतर होना है? The election of the next vice president is to be held within dash of the expiry of the term of office of the outgoing vice president. तो आप क्या कहेंगे? 60 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? कौन है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, डैश संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी। ओके, तो क्या कहेंगे आप? 52nd यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, 52nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है कि देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? ओके, तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो कि आप सस्पेंडेड नहीं कर सकते हैं इवन देश में इमरजेंसी भी लगा हो? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 20 और 21 कहेंगे। ठीक है, 20 और 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया? पहले वो एक फंडामेंटल राइट्स था लेकिन 1978 के बाद इसे लीगल राइट बना दिया गया एज पर आर्टिकल 300A। तो आप क्या कहेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित के कार्यकाल से संबंधित है। 76 किससे रिलेटेड है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या कहेंगे? 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो कौन सा है जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है? ओके, तो देखिए ऑप्शन 1 ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट टू वोट। ओके, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आप कहेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज डैश। भारत में एक एसोसिएशन बनाना क्या है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आप कहेंगे यूएस के संविधान से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हमने किस देश के संविधान से ली है? तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज। ओके, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। राइट्स हमने यूएस से लिया है। यहाँ बात हो रही है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है was added to Indian Constitution in which year? तो आप कहेंगे 2002 में। पहले 2002 से पहले 10, फिर उसके बाद 2002 में जो है 11th फंडामेंटल। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? टोटल 11 है। ओके, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को 2002 में ऐड किया था। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन का रिवीजन किया है। आई होप
इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जो आप पॉलिटी पढ़े हैं वो आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स हो जो इस टोटल 52 क्वेश्चन में 40 से ज़्यादा करेक्ट किया है, मतलब कि उसने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसका 30 से जो है कम स्कोर है, यानी कि 30 भी करेक्ट नहीं हुआ है इन टोटल क्वेश्चंस में, तो उसको बहुत ही अच्छे से पॉलिटी अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्जाम होंगे आपके जून लास्ट के बाद से। ठीक है। बाकी यहाँ देखिए, ये जो स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच है, इस बैच को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी CHSL MTS CGL का जो न्यू रिवीजन बैच आएगा वो थोड़ी दिन के बाद आएगा। तब तक आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।